प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किसी पदार्थ की अवस्था को किन माध्यमों से परिवर्तित कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ताप परिवर्तन के प्रभाव को देखा था कि कैसे ताप को बदलकर हम किसी पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को आज देखेंगे कि दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि जो हमारे पास अवस्थाएं हैं मटेरियल की, वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है। आप यह भी जानते हैं कि गैस के अणुओं के बीच की अंतरा आणविक जो दूरी है वह ज़्यादा होती है, लिक्विड के केस में मध्यम होती है तथा गैस के केस में बहुत कम होती है। यदि हम किसी मैटर पर दाब को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, यदि हम तापमान को स्थिर रख रहे हैं, केवल दाब के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दाब का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके अणुओं के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होगी और कम होते होते उस दाब की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं तो निश्चित तौर पे अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, वो कम होती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी जब उन कणों के बीच की दूरी उतनी रह जाएगी जितनी कि उस पदार्थ की द्रव अवस्था के कणों के बीच की दूरी होती है। अर्थात अब वह पदार्थ जो गैसीय अवस्था में था लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाएगा। यदि हम इस पर दबाव को और बढ़ाते जाएं, अर्थात द्रव अवस्था में पहुंचने के बाद भी इस पे दाब की वृद्धि को हम करते जाएं, तो अभी भी अणुओं के बीच दूरी विद्यमान है। इन अणुओं के बीच की दूरी और कम होती जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी जब इन कणों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि यह पदार्थ सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ताप को कांस्टेंट रखते हुए हम किसी पदार्थ की अवस्था को केवल दाब परिवर्तन के माध्यम से बदल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम दाब में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे कणों के बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी, अंतरा परमाणविक दूरी जो होगी, वह कम होती जाएगी और वह दूरी कम जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे पदार्थ गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड अवस्था में परिवर्तित होता जाएगा। अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें, किसी सॉलिड को ले लें और उस पर से हम दाब को कम करते जाएं, जो प्रक्रिया हमने अभी अपनाई थी इसमें हमने दाब को बढ़ाया तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। यदि हम पुनः इस पिस्टन को ऊपर की ओर खींचें तो निश्चित तौर पे गैस कम होगी, गैस का जो दबाव होगा, जो प्रेशर होगा इसके ऊपर वह कम होगा और जब प्रेशर कम होगा तो कणों के बीच की दूरी पुनः बढ़ने लगेगी और जब दूरी बढ़ेगी तो ये जो सॉलिड अवस्था में जिसमें दूरी बहुत कम थी वह मध्यम अवस्था की दूरी को प्राप्त कर लेगा और वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से अगर पुनः हम दबाव को और कम कर दें तो यह गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। अर्थात हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। by increasing pressure।
प्रेशर बढ़ाते हुए गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में हम बदल सकते हैं। और अगर हम प्रेशर को कम करते जाएं तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। यानी अगर हम दबाव को कम कर दें तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। व्याख्या इसकी यही है कि चूंकि दबाव डालने से कणों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है और कणों के बीच की दूरी ही गवर्न करती है कि कोई पदार्थ किस अवस्था में होगा। जब कणों के बीच की दूरी इतनी हो जाए कि वह उस पदार्थ के द्रव अवस्था में विद्यमान कणों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो वही गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। पुनः हम दाब को और बढ़ा दें तो वही पदार्थ जो द्रव अवस्था में अभी विद्यमान है या पहुंच गया है वह सॉलिड अवस्था में पहुंच जाएगा। और यदि हम प्रेशर को कम करते जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से पुनः वह गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया के कई उदाहरण हमने देखे हैं। आप एलपीजी के बारे में जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम गैसेस होती हैं जिन्हें लिक्विफाई करके यानी द्रवीकृत करके हैं गैस, उनको द्रवीकृत करके लिक्विड में कन्वर्ट किया गया होता है और हमारे रसोई घरों में सिलेंडर के रूप में सप्लाई होती। तो आप देखते हैं कि उस सिलेंडर में वास्तव में भरी होती है लिक्विड और जो वह लिक्विड है वास्तव में वह नॉर्मल प्रेशर पर गैस थी, लेकिन जब उसके ऊपर दाब डाल करके उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा गया तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। वह द्रव अवस्था में ही स्टोर रहती है, लेकिन जैसे ही हम बर्नर से उस लिक्विड को बाहर निकालते हैं प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने के बाद वह कन्वर्ट हो जाता है गैस में और वही गैस बर्नर में जलती है। इसका एक दूसरा है एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर सप्लाई होता है वो भी है गैस, लेकिन उसको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर जब भर दिया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में विद्यमान होती और जब उसको पुनः उस पर से प्रेशर कम किया जाता है, नेबुलाइज़र लगाया जाता है, तो वो नेबुलाइज़र नाक के पास जाते जाते जैसे उसके ऊपर प्रेशर कम होगा वह पुनः लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती। एक तीसरा उदाहरण इसका है सीएनजी। आप सीएनजी जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती। इसे भी कंप्रेस करके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस करके यानी उसके ऊपर दबाव डाल के किसमें कन्वर्ट किया गया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया गया। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया तब इसे सिलेंडर में भर के हम अपने वाहनों में प्रयोग में ले रहे हैं। एक अन्य उदाहरण है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम आप जानते हैं कि गैस है, किंतु जब इसको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है तो यह सॉलिड से सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर कंप्रेस होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि जो आइस है सामान्यतः हम पानी को की आइस को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तव में गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं शुष्क अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो इसलिए इसको कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
और ये बहुत ही ठंडी होती है, तो इसका प्रयोग वस्तुओं को ठंडा रखने में किया जाता है। तो यह भी दाब डाल करके प्रेशर का ही रिजल्ट है, जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अवस्था में है वो अत्यधिक दबाव पर सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो चुकी होती। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इस टॉपिक से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवापरेशन या वाष्पीकरण। इवापरेशन है क्या, पहले तो हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इवापरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज इवापरेशन? या वाष्पीकरण। सामान्यतः हम जानते हैं कि यदि हम किसी पात्र में पानी ले लें और इसको हम गर्म करें, तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात अपने क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, तो यह वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन क्या क्वथनांक से नीचे के ताप में वाष्पन संभव है कि नहीं? तो यह एक प्रक्रिया है वाष्पीकरण, जिसमें जल के कण वाष्प में कन्वर्ट होते हैं बिना क्वथनांक वाले टेम्परेचर को प्राप्त किए हुए। उस चीज को हम देखते हैं कि कैसे ऐसा संभव हो पाता है। अगर हम एक कटोरी ले लें, इसमें पानी भर दें, तो निश्चित तौर पे, और इसको आप खुली धूप में रख के छोड़ दें या खुले में रख के छोड़ दें, ना भी धूप में रखें तब भी, आप क्या देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इस बीकर में रखा हुआ पानी जिस लेवल तक भरा हुआ था उस लेवल से घट जाता, कम हो जाता है। यदि पूछा जाए कि वो पानी गया कहाँ, तो ये कहा जाता है कि वाष्प बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। अरे भाई, अभी टेम्परेचर तो इसको बाहर से इतना नहीं मिला कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हो। अपने क्वथनांक बिंदु तक तो ये पानी पहुंचा ही नहीं, फिर कैसे ये वाष्प बन गया? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई टर्मोलॉजी आती है, वाष्पीकरण, इवापोरेशन। इवापोरेशन की परिभाषा ही यही है कि जब किसी द्रव के कण उस द्रव के बिना क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएं या परिवर्तित होने लगें, तो वह जो प्रक्रिया होगी वही वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती क्यों है? तो हम जानते हैं कि जितने भी जल के कण यहाँ विद्यमान हैं, जितने भी जल के कण यहाँ विद्यमान हैं, वे जल के कण कोई कुछ न कुछ मात्रा में गतिज ऊर्जा जरूर रखते हैं। तो प्रत्येक कण के पास गतिज ऊर्जा है। अगर प्रत्येक कण के पास गतिज ऊर्जा है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये इस द्रव के अंदर गति कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर इनका मूवमेंट हो रहा है। इनके पास गतिज ऊर्जा विद्यमान है। यदि प्रत्येक कण के पास गतिज ऊर्जा विद्यमान है, जैसे ही यह कण आगे बढ़ता है
वैसे ही किसी दूसरे कण से टक्कर खाता है और फिर यह अपनी ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा को खोता है और दूसरे वाले जिससे यह टक्कर खाता है उसको कुछ एनर्जी प्राप्त होती है। इस ढंग से यहाँ पे एक कण दूसरे को टक्कर मारा, दूसरा तीसरे को मारा, तीसरा चौथे को मारा, चौथा पांचवें को मारेगा। इस ढंग से ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती रहती। यानी यहाँ पे जितने भी कण विद्यमान हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। कुछ की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो कुछ की कम काइनेटिक एनर्जी। तो जिन पदार्थों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यदि वे द्रव की सतह के नज़दीक हैं तो इस काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करने के बाद जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो करेंगे क्या कि इस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। इस ऊपरी सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे और इस सतह को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो सतह के नज़दीक, इस बर्तन के सतह के नज़दीक जो जल या द्रव का सतह है, उस द्रव की सतह के नज़दीक जो हाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वे इस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल जाएंगे तो होगा क्या, ऊपर वायु चल रही है या टेम्परेचर के कारण ये इस चीज को छोड़ करके दोबारा इस सतह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और जो ये निकल गए ये वाष्प अवस्था में निकल करके बाहर चले जाएंगे। जो जल के कण होंगे वो वायुमंडल में जब पहुंच जाएंगे, यही तो वेपर की अवस्था है, वाष्प की अवस्था है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी द्रव के कण वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं बिना क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए। यही जो प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कौन करता है, वाष्पीकरण कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, अर्थात खुली सतह का क्षेत्रफल। मैंने अभी बताया कि वाष्पीकरण होता कहाँ से है, इस द्रव की सतह से, द्रव की खुली सतह से। अगर ये सब बर्तन है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, इधर से तो वाष्पीकरण हो नहीं सकता क्योंकि ये कांच है, इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जल का ऊपरी सतह है, ये जल की ऊपरी सतह है और ये खुली हुई, बर्तन खुला हुआ है। तो निश्चित तौर पे वाष्पीकरण यहीं से संभव होगा, सतह के कण ही बाहर निकलेंगे, ऊपर की ओर निकलेंगे। अब यदि सतह की चौड़ाई ज़्यादा हो तब तो ज़्यादा कण बाहर निकलेंगे। यदि सतह के क्षेत्रफल को हम कम कर दें, उतना ही पानी लें जितना इसमें है, उतना ही पानी इसमें भी हम भरें, लेकिन सतह का क्षेत्रफल कम कर दें। जैसे यह एक तालाब अगर ले लें और यह एक कुआं ले लें, तो देखते हैं कुएं का जो सरफेस एरिया होता है छोटा होता है और तालाब का बड़ा होता है, जबकि दोनों में पानी हो सकता है बराबर हो। तो हम मान लेते हैं दोनों में पानी बराबर है। लेकिन अगर वाष्पीकरण की बात आएगी तो कुआं में वाष्पीकरण कम होगा, तालाब में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण सतह वाले मॉलिक्यूल्स के वाष्प में बदलने से होता है, और जब सतह वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ पे कम है तो निश्चित तौर पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा।
और यहाँ पर सतह पर विद्यमान मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है तो इनके बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा होगी, इस वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। यही कारण है, आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में तालाब तो सूख जाते हैं किंतु कुएं जल्दी नहीं सूखते हैं। कुआं क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उस पर वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है उसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है, और तालाब की सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है जिससे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। टेम्परेचर अधिक है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वही सतह को छोड़ करके बाहर निकलेगा, और जब टेम्परेचर अधिक है तो निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? अधिक होगी। तो मॉलिक्यूल्स, अधिक मात्रा में मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो वो इस सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। किंतु यदि टेम्परेचर कम हो तो निश्चित तौर पे मटेरियल्स जो यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो वह उस टेम्परेचर पर इस सतह को छोड़कर बाहर कम मात्रा में जा पाएंगे, इसलिए वाष्पीकरण की जो मात्रा होगी वह कम होगी। इसीलिए ठंडक के मौसम की तुलना में गर्मी में वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है और ठंडक में तापमान कम होता है। तीसरा एक कारण है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा जो होती है वही आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में विद्यमान वेपर जो होंगी वही आर्द्रता कहलाएंगी। अब हम जरा सा देखते हैं क्या होता है। जैसे हम कहें कि आर्द्रता ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जल के कण, जल वाष्प के कण वायु में अधिक हैं। जब वायुमंडल में जल के कण ऑलरेडी पहले से ही अधिक विद्यमान हैं तो इस सतह से जब यहाँ से ये बाहर निकलना प्रारंभ करेंगे तो ऑलरेडी सतह के ऊपर वायु है, और वायु में क्या विद्यमान है? आर्द्रता वाले जल वाष्प विद्यमान है। तो ये जल वाष्प करेंगे क्या? जो यहाँ से निकलने वाला जल का कण होगा उसके निकलने का विरोध करेंगे, क्योंकि जल वाष्प के कारण जो इनका प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ऊपर वाले का प्रेशर, ये अपना एक दबाव डालेंगे इसकी सतह पर, जिससे यह निकलकर बाहर कम जा पाएंगे, कम मात्रा में जा पाएंगे। यह ऐसे ही है कि जैसे कोई लड़का इस कमरे से बाहर निकलकर जाना चाह रहा और बाहर से कोई बच्चा या 2-3 बच्चे वहाँ बाहर खड़े हैं, जैसे ही आप बाहर निकलना चाह रहे हैं वैसे वो आपको पीछे धक्का दे दे तो आप क्या बाहर जा पाएंगे? सेम यही काम यहाँ पे है। जब पहले से ही जलवाष्प विद्यमान है तो अंदर वाली जलवाष्प बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से अधिक आर्द्रता होने पर जो वाष्पीकरण की मात्रा है वह कम हो जाती है। सबसे अधिक आर्द्रता कब होती है? आप जानते हैं, बरसात में। और बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं या देर में सूखते हैं? निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों में विद्यमान जो जल है वह वाष्प में बदलना चाहता है, किंतु
वायुमंडल में विद्यमान जो वाष्प है, बरसात में जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कपड़े में विद्यमान जो जल के कण हैं वो वाष्प में नहीं बदल पाते हैं बाहरी जलवाष्प के दबाव के कारण। और जब जलवाष्प में नहीं बदल पाएंगे तो कपड़ा निश्चित तौर पे जल्दी नहीं सूखेगा। यह कारण है आर्द्रता का। तो बरसात में आप अनुभव करते होंगे कि हमारा शरीर पसीने से ठंडा कब होता है, जब उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को। यहाँ पे गर्मियों में आपको जो गर्मी लगती है वह उतनी बुरी नहीं लगती है जितनी बरसात के सीजन में लगने वाली गर्मी। बरसात के सीजन में आप देखते हैं पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में उतना पसीना नहीं आता, लेकिन बरसात में पसीना, पूरा पसीना, शरीर पसीने से भीग जाती है। उसका कारण क्या है कि गर्मियों में जो पसीना निकलता है वो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से और वायुमंडल में आर्द्रता कम होने की वजह से वाष्प में बदल जाती है और वह आपके शरीर को छोड़ करके वायुमंडल में पहुंच जाती है। किंतु बरसात के सीजन में जब वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता विद्यमान है तो निश्चित तौर पे आपके शरीर से निकलने वाला पसीना वाष्प बन करके वायुमंडल में नहीं जा पाता है, वायु में नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण हमारा जो पसीना है वह हमारे शरीर पर ही लगा रहता है, हमारे कपड़ों में ही लगा रहता है। वह बाहर हमारे कपड़ों को छोड़कर या हमारे शरीर को छोड़कर नहीं जा पाता, यानी वाष्पीकरण नहीं होता। इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपका विंड स्पीड, विंड, वायुगति। वायुगति क्या प्रभाव डालती है? जैसे हमने कहा कि यहां से कुछ कण निकल करके वाष्पित हो करके यहाँ आए तो निश्चित तौर पे यहाँ से निकलने वाला जो कण होगा काइनेटिक एनर्जी लेकर के, ऐसा तो नहीं कि सीधे बहुत दूर चला जाएगा। इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि यहाँ पे इस सतह को छोड़ के बहुत दूर जाए। यह कहाँ रहेगा? इस सतह को छोड़ करके जस्ट इस सतह के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। जल के अंदर नहीं है, जल के बाहर है, लेकिन ऐसी जगह पे विद्यमान है जो सतह के ही कांटेक्ट में। दूसरा निकलेगा, फिर वो इसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा निकलेगा, फिर इसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। ऊपर जो जलवाष्प के कण हैं जो वाष्पीकरण के द्वारा यहाँ से निकल करके, द्रव से निकल करके वायु में पहुँच रहे हैं, ये इसी सतह के जस्ट ऊपर विद्यमान है। तो ये नीचे की तरफ दबाव डालेंगे, इनका भार होगा तो ये नीचे की तरफ दबाव डालेंगे। जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी, वैसे वैसे जो नीचे के कण हैं, नीचे वाले कण हैं, ये ऊपर वाष्प के रूप में अब नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इनके पास अब दो टाइप के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इस सतह को छोड़ के जाने के लिए एनर्जी चाहिए, दूसरे सतह को छोड़ के जाने के लिए जो ऊपर से प्रतिरोध इनका दबाव पड़ रहा है उस दबाव को भी इनको बैलेंस करना है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा ऐसी दशा में। किंतु यदि वायु चल रही हो, वायु तेज चल रही हो तो क्या होगा? अगर वायु चल रही होगी तो जो वाष्प के कण वायुमंडल में गए, वायु में पहुंचे, सतह के ऊपर पहुंचे, वे इस वायु के साथ उड़ करके दूर चले जाएंगे और यह सतह खाली होती रहेगी। जब यह सतह खाली होती रहेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ से कणों के निकलने की को आज़ादी रहेगी। यहाँ के कण ज़्यादा आसानी से बाहर निकलते रहेंगे और जैसे निकले, वायु चल रही है, फिर इसको बाहर कर दिया, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, वायु के कण
वायु जो है इसको ले जाएगी, फिर आगे लेकर के चली जाएगी। तो इस प्रकार जब वायु चल रही हो, वायु की गति तीव्र हो, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। और यदि वायु न चल रही हो, तो मैंने बताया कि वायु न चलने की दशा में जो वाष्पन यहाँ से होगा वो इसी की सतह पर विद्यमान रहता है, जिसके कारण एक दबाव पड़ता है और ये कण बाहर की ओर नहीं निकल पाते। तो वायु की गति अगर तीव्र है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, अगर वायु की गति धीमी है तो वाष्पीकरण कम होगा। तो ये तो रहे हमारे फैक्टर्स जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जब वाष्पीकरण होता है तो ठंडक क्यों महसूस होती है? आपने देखा होगा कि आपको जब पसीना होता है, पसीना होने के बाद जब आप फैन के नीचे पहुंचते हैं या किसी बंद कमरे में आप थे और वहां आपको पसीना हुआ और आप ऐसी जगह चले आए जहां वायु नहीं भी चल रही थी, किंतु वहां पे टेम्परेचर ज़्यादा रहा हो, तो आप कुछ ठंडा महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों ठंडक महसूस होती है, उसे हम जरा सा यहाँ पे समझते हैं। तो एक स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया गया है, ऑलवेज इवापोरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस कूलिंग। ऑलवेज हमेशा ठंडक उत्पन्न करती। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज काजेस कूलिंग, हमेशा ठंडा करती है। अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो वस्तु ठंडी हो रही होगी। इसका कारण क्या है, जरा सा आप समझें इस चीज को। अगर हमने कहा कि एक पानी ले लिया, पानी का एक सतह है, अब इस पे हम कह रहे हैं कि यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ के कण निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं। ठीक, आपने देखा था एक गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, क्वथन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ चूंकि वाष्पन हो रहा है तो हम क्वथन न लिख के इसका हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिखें इसको। इस सतह के अंदर जब विद्यमान है ये कण, तो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इस सतह में जो भी कण विद्यमान है, जल के अंदर विद्यमान है, वो सब द्रव अवस्था में विद्यमान है। और जब यह इस सतह को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं तो यही किस अवस्था में विद्यमान है? वाष्प अवस्था, या इसी को हम कह सकते हैं गैस अवस्था में विद्यमान। और हमने एक ग्राफ बनाया था कि जब इस ढंग से कुछ, ये लिक्विड है, यहां तक तो ये द्रव था, और जब यह गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो यह गैस में तभी कन्वर्ट होगा जब द्रव के कण को गुप्त ऊष्मा प्राप्त होगी। गुप्त ऊष्मा प्राप्त होगी अर्थात यह कण अगर बाहर जा रहा है तो बाहर जाते समय कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर बाहर जाएगा। अगर यह कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर बाहर जाएगा तो निश्चित तौर पे यह एनर्जी जाएगी कहाँ से? इस पानी के अंदर विद्यमान एनर्जी ही बाहर निकलेगी। अब जब इस पानी के अंदर से एनर्जी या ऊष्मा निकल रही होगी, निकलेगी,
तो होगा क्या? अगर ऊष्मा निकल रही है तो निश्चित तौर पे यह द्रव ठंडा होगा, अर्थात वाष्पन की क्रिया जब हो रही है तो जिस जल में यह वाष्पन की प्रक्रिया हो रही होगी वह द्रव ठंडा हो जाएगा। इसका दैनिक जीवन में कई जगह उपयोग है। जैसे हम घड़े में पानी रख देते हैं, घड़े का पानी गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में घड़े में वाष्पीकरण होता है, और जब वाष्पीकरण होगा तो घड़े का पानी जो है वह घड़े की जो पोरस हैं, छिद्र हैं, उसमें से वाष्पित होगा। वाष्पित होते समय वह घड़े के अंदर विद्यमान जो जल में विद्यमान हीट है, गर्माहट है, उसको वाष्प के रूप में बदलते समय खींचते हुए लेकर बाहर निकल जाएंगे। जो एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएगी, और जब बाहर निकल जाएगी हीट तो निश्चित तौर पे वह पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सेम यही प्रक्रिया होती है जब हमें पसीना होता है। आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब पसीना हुआ हो आपको और आप बाहर निकल जाते हैं तो आपके शरीर पर जब हवा चलती है, तो मैंने बताया अभी, जब वायु लगेगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आपके शरीर पर जो पसीना है वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के रूप में चिपका रहता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो वही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और जब वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो जल जो पसीना है वह वाष्प में तभी बदलेगा जब उसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होगी। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मिलेगी कहाँ से? आपके शरीर से। और जब आपके शरीर से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मिलेगी तो पसीने के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी आपके शरीर से एब्जॉर्ब होगी, तो आपकी सतह पर जो टेम्परेचर था जिसकी वजह से आपको गर्मी लग रही थी, जब वह एनर्जी वाष्प में बदल गई, वाष्प में बदलते समय खर्च हो गई, तो वही आपकी शरीर क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाती। इसके और भी उदाहरण आपको मिलेंगे। आप अपने हाथ पे हल्का सा स्प्रिट लगा लें या पेट्रोल डाल लें। पेट्रोल डालने के बाद उस पर थोड़ा सा आग से दूर रहें। आग लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। उस पर क्या करना है, आपको हल्का सा 1 बूंद 2 बूंद अपने हाथ पर डाल के देखिए क्या होता है। वह ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्या वह ठंडा होता ही है या फिर किसी और प्रक्रिया के कारण ठंडा लग रहा है? आप जानते हैं जैसे ही पेट्रोल आप अपने स्किन पर रखेंगे वैसे ही पेट्रोल वाष्प बन के उड़ने लगता है, और वाष्प बनने की प्रक्रिया में जो द्रव पेट्रोल था, वाष्प बनने की प्रक्रिया में आपके शरीर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा गुप्त ऊष्मा के रूप में, और जो गुप्त ऊष्मा वो आपके शरीर से कंज्यूम किया और लिक्विड पेट्रोल को वेपर पेट्रोल में कन्वर्ट किया। उस प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते होंगे जब आप सेंट अपने ऊपर छिड़कते हैं तब भी आपको ठंडक महसूस होती, क्योंकि शरीर पर विद्यमान जो आपका सेंट है जब आपके शरीर पे आता है तो वह इवापरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, और जब वाष्पन होगा तो निश्चित तौर पे वो ठंडक महसूस करवाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि इवापरेशन ऑलवेज काजेस कूलिंग या प्रोड्यूस कूलिंग, काजेस कूलिंग। तो जितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज वगैरह में दिए होंगे, मेरी समझ से अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ठंडक महसूस होती है। आप एक चीज़ और देखे होंगे, अगर हम एक पैन ले लें और ये गरम पैन है, हमने इसको मान लीजिए अंगीठी पे रख करके गरम किया हुआ, तावा जिसको कहते हैं, रोटी वगैरह जिस पे हम लोग बनाते हैं, इस तावे पे अगर गरम है, इस पे हम पानी डालें, जब हम पानी डालते हैं तो ये ठंडा क्यों हो जाता है? और पानी कहाँ चला जाता है? तो आप जानते हैं जब तवे पे पानी डाला जाता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है,
लेकिन ये तवा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाप बनने की प्रक्रिया में जो पानी डाला गया था वह भाप तभी बनेगा जब वह कहीं से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करे। और वह गुप्त ऊष्मा निश्चित तौर पे कौन से प्राप्त करेगा? क्योंकि तवा गर्म है, तवे के पास हीट है, तो उस हीट को वह पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और उस हीट को एब्जॉर्ब करके वह वाष्प में बदल जाता है। और जब तवे से हीट एब्जॉर्ब हो गई और बाहर निकल गई वाष्प के रूप में, तो निश्चित तौर पे जो अभी तवा गर्म था वह तवा ठंडा हो जाता। तो वास्तव में मैकेनिज्म ये है, और हम लोग ये जानते हैं कि पानी डाल दिए इस वजह से ठंडा हो गया। पानी डालने से ठंडा नहीं हुआ, पानी के भाप बनकर उड़ जाने की वजह से वो ठंडा हो गया। तो ये सब कुछ दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली ऐसी घटनाएं हैं जिनका इस चैप्टर से कोरिलेशन था, उसको हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज में आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जिसमें आपको इन एक्सप्लेनेशंस को यूज करके आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बस आज इतना ही। यह चैप्टर कंसेप्ट बेस से समाप्त हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम एक वीडियो और लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे। थैंक यू।